सर, ये अगर अब दाएँ हुर्मज़ अगर इसी तरह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, जैसे कि ईरान की जानिब से कहा भी गया है, तो आपकी खुराक के कहत के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि ग्लोबल फर्टिलाइज़र जो है वो भी वहाँ से काफ़ी हद तक वहाँ से उसका गुज़र होता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से पड़ेगा इस जंग का मज़ीद? जी, सिर्फ हम एज्यूम करते हैं या जब भी डिस्कस करते हैं हम समझते हैं कि पेट्रोल बंद किया गया या फ्यूल ऐसा बंद किया नहीं है। गया, ऑयल। हुँ, ऐसा नहीं है। पेट्रोकेमिकल्स हैं, वहाँ पे यूरिया है, वहाँ पे बहुत सारे क्या खाद है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा जो दुनिया में बनता है वो पेट्रोल डिपेंडेंट होता है, जहाँ-जहाँ इंडस्ट्री है प्लास्टिक की है। और प्लास्टिक बाय द वे आप अपने कमरे में लेफ्ट राइट देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की नज़र आएँगी दुनिया में कहीं भी बनी हो। इलेक्ट्रॉनिक से लेके तमाम की तमाम फर्नीचर तक अब प्लास्टिक आता है, तो आप सारी की सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जाएँगी और दुनिया को बहुत कीमत देनी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप को यही एक सबसे बड़ा खतरा है कि एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और दुनिया में जो हार्डशिप आ रही है तमाम के तमाम एक ही शख्स को ब्लेम कर रहे हैं, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। वो हुँ, समझते हैं कि जिसने उनका वादा किया था उनकी लाइफ की हार्डशिप सारी एक ही शख्स की वजह से आई है। वहां नहीं है, मिडिल ईस्ट के जो बेसिस हैं और जो लोग हैं मिडिल ईस्ट के जहां पर हमले हो रहे हैं, जिनका बिजनेस चला गया, यूएई है, दुबई है और बहुत सारे मुल्क हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? जाहिर है उन्होंने शमूलियत डायरेक्ट तो जंग में नहीं की है, लेकिन हुँ, इनडायरेक्ट होने की वजह से उनके बिजनेस देखें, उनका कारोबार देखें, तकरीबन 56,000 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, मिलियंस ऑफ डॉलर के जो होटलिंग की बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई, टूरिज्म खत्म हो गया, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया जो इन्वेस्टर थे। तो ये सारा कुछ देखते हुए हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट पर नहीं हो रहा, बहुत सारे कैसे? फ्रंट पर नुकसान हो रहा है। अमेरिका को डायरेक्ट भी और जो उनके साथ एलाइज थे उनको इनडायरेक्ट। आप ये बताइएगा कि सारी सूरत हाल में सदर ट्रंप के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? ये पहले भी मैंने आपसे पूछा था और दूसरा ये कि पहले जो बातें की जा रही थी कि ये जो सारा हमला किया गया है, जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था, वो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि इस सब करने का मकसद कोई अभी तक समझ में नहीं आया क्योंकि अपने ही जो उनके लोग हैं अमेरिका के जो साबिक वज़रा हैं और जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ आई कि इस जंग का मकसद क्या था, ईरान पर हमला क्यों किया गया क्योंकि रजीम चेंज जो था, वो वाला मामला भी ठप हो चुका हुआ है और दूसरा जो दूसरी बातें की जा रही हैं कि हमने उनकी फ़लानी चीज़ को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो भी कोई काबिल कबूल सूरत हाल नज़र नहीं आई। जी, शर्मनो ऑब्जेक्टिव तो थ्रू आउट चेंज हो रहे हैं ना, हमने देखा है कि आप नोट करें कि पहले रिजीम चेंज कहा गया, वो नहीं हो सकी, फिर पुट ऑन ग्राउंड कहा, वो नहीं हो सके, फिर उन्होंने कहा न्यूक्लियर हमने रिचमेंट उठा हुँ, लेनी है, वो नहीं हो सका, फिर उन्होंने कहा पुट ऑन ग्राउंड सोल्जर ऑन ग्राउंड कर देंगे, वो नहीं हो सका, फिर उन्होंने कहा कि हमने एयरफोर्स नेवी को तबाह कर दिया है। जी, जिस मुल्क की नेवी और एयरफोर्स तबाह करती है, तो आर्मी ने कौन सा अमेरिका पर कब्जा करना था? वो तो जंग खत्म हो जानी चाहिए थी, जिस मुल्क ऑब्वियसली। की एयरफोर्स नेवी तबाह हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो आई थिंक उनका टेक होम अभी तक कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत ही मिसलीड किया गया उनको। ऑल्दो वो 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को रिपोर्ट करती हैं। 18 की 18 ने आई एम श्योर ये नहीं कहा होगा कि आप जीत जाएंगे। कहा है तो सिर्फ नेतन्याहू ने कहा था कि आप जीत जाएंगे, चंद मिनटों की मार है, वेनेजुएला प्लस करें, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा जाए कि एक वेनेजुएला भी आपने किया और ईरान भी आपने किया, क्योंकि 47 सालों में ईरान को कोई काबू नहीं कर सका, तो आप तारीख में अपना नाम लिखवा कर चले जाए। हाँ। वो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तारीख में नाम पता नहीं, अब तारीख खान और आप जैसे लोग किस तरह लिखेंगे, वो तो तारीख बताएगा। अमेरिकी मीडिया की ऑफिशियल खबरों की अगर मैं बात करूं तो उसमें अमेरिका रोज़ाना इस जंग पर 1 से 2 अरब डॉलर्स खर्च कर रहा है जबकि अगर हम बात करें सदर ट्रंप के इंतखाबात के हवाले से तो उसके बाद जब वो कामयाब हुए जो कैंपेन चलाई उस सब में उनका ये कहना था कि मैं दुनिया की जंगों को ख़त्म करूँगा और मैं अपने मुल्क का पैसा जो है वो हरगिज़ ज़ाया नहीं होने दूंगा और ना ही इस पर करने दूंगा। इससे पहले लोगों ने जब ये किया तो गलत किया, जंगों में जो भी हमने पैसा ज़ाया किया। तो ऐसी सूरत में जब वो इस तरह की बातें करते रहे उसके बाद उन्होंने ईरान पर जो हमला किया है जिसमें 1 से 2 अरब डॉलर जो हैं ये रोज़ाना के खर्च हो रहे हैं, कितना नुकसान है खुद अमेरिका के लिए और ये जो बयानात की वो बात करते हैं बड़ी बड़ी, इसके कितने बड़े तजादात हैं। बहुत शुक्रिया शहर बानो, आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पूरी कैंपेन ही इस तरह शुरू की थी। और ये आज की नहीं है, रिपब्लिकन के तमाम प्रेसिडेंट जो बहुत सारे गुजरे हैं पहले, मैं उनके रेफरेंस से बता देता हूँ। 80s में रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर और अब प्रेसिडेंट ट्रंप। ये रिपब्लिकन के वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने वादे किए थे कि हम अमेरिका को स्ट्रांग बनाएंगे, नया अमेरिका बनाएंगे, टैक्स लगाएंगे, आसानियां पैदा करेंगे। तो सबके सामने बाकी काम किया या नहीं किया, तमाम सदूर ने मिडिल ईस्ट के एक मुल्क पर जरूर हमला किया, पहली हम्म। बात। दूसरी बात ये है कि बाकी जो सदूर थे जिनका पहले मैंने जिक्र किया, उन्होंने कम अज कम यूनाइटेड नेशन से एक रेजोल्यूशन पास करवाया जैसा ही था, एक बेजरर डमी किस्म का। फिर नेटो मुल्कों को इकट्ठा किया और फिर अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया, इन मुल्कों पर चढ़ दौड़े बारी बारी।
लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूनिक काम किया है कि बाकी सुदूर के मुकाबले में इन्होंने तो वादा किया था कि मैं जंगें बंद कराऊंगा, हम्म। और फिर अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि वी वर फाइटिंग वॉर्स एंड किलिंग पीपल, वर वी नॉट स्टूपिड। अब एग्जैक्टली। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अंग्रेजी में कहा कि हम तो स्टूपिड थे अगर ऐसी जंगें करते रहते थे, हम लोगों को मारते रहते थे। हम्म। अब वो क्या कर रहे हैं ये हिस्ट्री डिसाइड करेगी कि वो क्या कर रहे थे। फिर उन्होंने वादे जितने अपनी इलेक्शन में कैंपेन में किए थे उन्होंने हमला कर भी दिया, लेकिन अब वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। आपने सही कहा कि एम्बेरसमेंट हो रही है, वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुए। जो उन्होंने लोगों से कहा था कि मैं अमन रखूंगा, इतनी जंगें रुकवाई हैं, वो सारे का सारा बराबर कर दिया। ऑलमोस्ट 1,500-2,000 के करीब ईरानी सिविलियन शहीद हो चुके हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, 160 बच्चियां पहले दिन शहीद कर दी गई। तो आई थिंक वो एक एलिमेंट ऑफ प्राइड वो तो खत्म हो चुका है। एक हम्म। जो मिथ थी हमारे दिनों में, एक जोम था, एक भरम था अमेरिका का। और मैं तो डे वन से कह रहा हूँ, आज ऑलमोस्ट चौथे हफ्ते भी यही कह रहा हूँ, और मैंने उस वक्त कहा था पहले दिन कि जब भी जंग बंद हुई, अमेरिका और इसराइल वो नहीं रहेंगे जो जंग से पहले थे, और बिल्कुल। ईरान नहीं रहेगा जो जंग से पहले था। ईरान ने हम्म। रीगेन किया है अपनी पोजीशन को, अमेरिका और इसराइल ने लूज किया है। क्योंकि बिल्कुल। जितनी जंग प्रोलॉन्ग हो रही है, ईरान मजबूत दिखाई देता है, अमेरिका और इसराइल कमजोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने कहा कि हमने देखा कि उनके सदर ट्रम्प जो हैं वो जो सोच रहे थे या क्या कर रहे थे, जो अपने बयानात हैं उसके खिलाफ जा रहे थे, वैसे भी अब उनके जो बयानात हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रही हर किसी की नज़र में। क्योंकि एक दिन वो कोई और बात करते हैं, दूसरे दिन वो दूसरी बात करते हैं, तीसरे दिन वो तीसरी बात करते हैं। कभी कहते हैं उनकी नेवी तबाह कर दी है, फिर कहते हैं उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी है। ईरान के पास तो एयरफोर्स ऐसा कोई थी ही नहीं। मीज़ल्स की बात करें हम तो मीज़ल्स का ज़ख़ीरा उनके पास है। मशरिक़ वस्ता में ईरान के पास सबसे बड़ा मीज़ल्स का ज़ख़ीरा मौजूद है। और अभी की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैं देख रही थी। ईरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि उनके पास 3 इस तरह के मीज़ल्स हैं जो अभी तक उन्होंने मंजर आम पर ही नहीं दिखाए। और यूएस तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, यूएस के पास उस तरह के मीज़ल्स नहीं है। ये रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, उसकी जानिब से भी ये बयान आया था। उन्होंने कहा कि एक हाइपरसोनिक मिज़ल है, जो कि सबको पता है, ये तो सब जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिज़ल, जो कि अभी तक हमने आपको नहीं दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वॉर हेड जो मिज़ल है ना, एक जिसका नाम रखा है क़यामत मिज़ल, यानी वो 40 टन तक की सलाहियत रखता है। और एक जो है वो ऑक्सीजन आपकी खींच लेता है और उसके बाद आग जो है ना वो फेंकता है। तो यानी ये वो मिज़ल्स हैं कि अगर ये मिज़ल आपको मारे गए तो न्यूक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना ख़तरनाक सूरत इख्तियार हो जाएगी अगर ऐसा कोई मिज़ल चल गया तो। देखिए शाहबानो, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर और एयर पावर, बहुत अरसे से ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी या उनकी जो डेवलपमेंट है उसको फॉलो कर रहा था अपनी इंटरेस्ट में। हुँ। मुझे नहीं पता था कि ये एग्जीक्यूट या इस्तेमाल हो जाएंगे और एक दिन मुजाहिरा उनको डिक्लेयर करेंगे। जी। ये देखिए, पिछले 45 सालों से, जब से शाह ईरान की हुकूमत का खात्मा हुआ है 47 साल पहले, ईरान की नंबर 1 प्रायोरिटी उनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल रहे हैं। हुँ। और सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिर्फ कहने से नहीं बन जाते, आपको टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ती है, आपको साइंटिस्ट चाहिए होते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है, मैं रिसर्च कर रहा था कि जो ईरानियन साइंटिस्ट बाहर के क्वालिफाइड पीएचडीज हैं, मेटलर्जी में, केमिकल में, बायोलॉजिकल में, फ्यूल इग्निशन में, रॉकेट में, जितने पीएचडी ईरान के पास हैं शायद ही किसी और मुल्क के पास हो। हुँ। तमाम के तमाम ये साइंटिस्ट वापस आए हैं। इन्होंने जाहिर है इंडिजीनियसली अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कराया है और बहुत ज्यादा इनोवेशन लगाई है। और अब आप देखिए, दो जंगों के दरमियान भी मैं अगर कंपेयर करूं, जो जून 2025 में हुई थी और इसमें, इनके मिसाइल्स की एक्यूरेसी और जो डिस्ट्रक्शन है वो कहीं ज्यादा है 2025 के मिसाइलों से। इमेजिन। हुँ। इसका मतलब ये है कि 2025 में ईरान ने ये रियलाइज किया कि हमारी आने वाली जंगें होनी ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हैं। हुँ। एयरफोर्स उन्होंने नहीं रखी, नेवी उनकी कोई काबिल जिक्र परफॉर्म कर नहीं सकती थी, बिकॉज इतनी बड़ी नेवी ने एयरफोर्स नहीं रखी। हुँ। उसके बाद उनके पास ऑप्शन ही यही थी, क्योंकि आपने भी देखा कि जो रस्ते में मुल्क आते हैं, इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, उन्होंने तो इनके फाइटर जहाजों को गुजरने नहीं देना था। इनके एयर बेसिस को पहले दिन तबाह कर दिया उन्होंने। अब उनके टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो सकती थी फाइटर से। तो उनको ये डे वन से पता था कि हमने दो चीजें करनी। जी। एक, खुद सर्वाइव करना है विद वेपन्स ऑफ कोर्स, तमाम टेक्नोलॉजी जो इतनी अंडरग्राउंड है उसको सर्वाइव कराना है। और दूसरा, उन्होंने जो पेनिट्रेट करना है या हिट बैक करना है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल से करना है, और वही वो कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने हाइपरसोनिक जो है सिजील और फेबर शिकन जो किए हैं, वो ही मार्क 15 तक जाते हैं, जो तकरीबन 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनता है। हार्डली 4 से 6 मिनट में वो इसराइल पहुंच जाते हैं। 1500-1600 किलोमीटर का फासला है जो तय करते हैं इतनी स्पीड के ऊपर। तो जब वो जी। पहुंचते हैं, एयर डिफेंस सारा नकारा किया हुआ है उन्होंने। पेनिट्रेशन जो वो कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब आप देखिए,
कहीं भी इसराइल का मुझे नहीं लगता कि बस चल रहा है कि उनको इंटरसेप्शन करके रोके। और जाहिर है एक बहुत ज्यादा प्राइस इसराइल दे रहा है, जिसकी वजह से माहौल ईरान की आंख में बदलता था।